एयर इंडिया फ्लाइट 171। जब ये विमान क्रैश हुआ और उसके ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया गया तो उसमें कुछ होश उड़ा देने वाली बातें सुनने को मिली। कैप्टन, आपने फ्यूल स्विच ऑफ क्यों किया? उसके बाद में कैप्टन ने जो कहा वो चौंका देने वाला था। दोस्तों, आज हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 का क्रैश कैसे हुआ उसके बारे में हम थोड़ा कम बात करेंगे, क्योंकि ये घटना हाल में हुई है और आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ था। हम इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर उस दिन कॉकपिट में क्या हो रहा था और आखिरी बार कैप्टन ने अपने पास बैठे फर्स्ट ऑफिसर को क्या कहा था, जिसे सुनने के बाद पूरी एविएशन इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। 12 जून 2025 सुबह के 6:43 अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक विमान उड़ान भरता है। लंदन जाने के सपने लेकर 242 लोग इस प्लेन में बैठे हैं, लेकिन सिर्फ 32 सेकंड बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। ये है एयर इंडिया फ्लाइट 171 की कहानी, एक ऐसी त्रासदी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के साथ पहली फेटल क्रैश थी। आइए समझते हैं क्या हुआ उस दिन, कैसे हुआ और सबसे महत्वपूर्ण क्यों हुआ। 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद में बिल्कुल सामान्य थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह काम चल रहा था। एयर इंडिया फ्लाइट 171 एक आधुनिक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए तैयार खड़ा था। इस विमान में 230 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर्स थे, कुल 242 लोग थे। इनमें से ज्यादातर भारतीय नागरिक थे जो काम के लिए, पढ़ाई के लिए या परिवार से मिलने लंदन जा रहे थे। कुछ ब्रिटिश नागरिक भी थे जो अपने घर वापस लौट रहे थे। सुबह 6:43 पर प्लेन ने टेक ऑफ शुरू किया। पायलट अनुभवी थे, मौसम साफ था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। प्लेन ने रनवे से उड़ान भरी, ऊपर जाना शुरू किया, लेकिन फिर सिर्फ 32 सेकंड में सब कुछ बदल गया। विमान अचानक नीचे गिरने लगा। पायलट्स ने कंट्रोल पाने की कोशिश की, लेकिन समय बहुत कम था। रनवे से सिर्फ 1.7 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक में यह विमान जाकर गिरा। जो तबाही हुई वो शब्दों में बयान करना मुश्किल था। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोग मारे गए। सिर्फ एक व्यक्ति बचा, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश इंडियन नागरिक। लेकिन दुख यही नहीं रुका। प्लेन मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में गिरा जहां छात्र रहते थे। जमीन पर 19 लोग मारे गए, 67 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कुल मिलाकर 260 जानें चली गईं उस दिन। दुर्घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी सर्विसेज पहुंच गईं। आग बुझाने वाली गाड़ियां, एम्बुलेंस, पुलिस सब जल्दी से पहुंचे, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। अहमदाबाद शहर सदमे में था। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को 2011 में सर्विस में लाया गया था। ये एक अत्याधुनिक विमान है जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स है। 14 सालों में दुनिया भर में हजारों 787 फ्लाइट्स उड़ी, लेकिन कभी कोई फेटल एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये पहली बार था। इसीलिए पूरी एविएशन इंडस्ट्री की नजरें इस केस पर थीं। क्या हुआ था, क्यों हुआ? क्या बोइंग 787 में कोई डिजाइन फॉल्ट था? इस हादसे के बाद कई सवाल सामने आए। टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड बाद क्या हो गया? इतनी आधुनिक तकनीक के बावजूद प्लेन क्यों क्रैश हुआ? क्या यह पायलट की गलती थी? क्या यह टेक्निकल फेलियर था? क्या इसे रोका जा सकता था? दुर्घटना के तुरंत बाद भारत की DGCA ने जांच शुरू की। इस जांच में भारतीय अधिकारियों के साथ अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी शामिल थे, क्योंकि यह बोइंग का विमान था। सबसे पहले काम था ब्लैक बॉक्स को निकालना। ब्लैक बॉक्स यानी वो डिब्बा जो विमान के अंतिम क्षणों की पूरी जानकारी रिकॉर्ड करता है। इसमें दो चीजें होती हैं। एक है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो विमान के हर टेक्निकल डिटेल को रिकॉर्ड करता है, और दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो पायलट्स की बातचीत रिकॉर्ड करता है। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्लैक बॉक्स का डेटा देखा तो एक बहुत चौंका देने वाली बात सामने आई। डेटा ने दिखाया कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद विमान के इंजन्स को फ्यूल मिलना अचानक रुक गया। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि बिना फ्यूल के इंजन काम नहीं कर सकता। सोचिए जैसे आप बाइक चला रहे हैं और अचानक पेट्रोल आना बंद हो जाए। अब समझते हैं कि फ्यूल रुका क्यों। हर एयरक्राफ्ट में फ्यूल कंट्रोल स्विचेस होते हैं। ये छोटे स्विचेस कंट्रोल करते हैं कि इंजन को फ्यूल कब और कैसे मिलेगा। बोइंग 787 में 2 ऐसे स्विचेस हैं, एक हर इंजन के लिए। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जो बात सामने आई वो बहुत शॉकिंग थी। रिपोर्ट ने बताया कि टेक ऑफ के बाद दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस लगभग एक साथ बंद हो गए। मतलब दोनों इंजन्स को एक साथ फ्यूल मिलना बंद हो गया। ये थोड़े समय के लिए हुआ,
लेकिन वो थोड़ा समय ही काफी था विमान को क्रैश करने के लिए। अब सवाल ये है कि अगर फ्यूल सप्लाई सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुकी तो इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया? इसे समझने के लिए जानना जरूरी है कि टेक ऑफ का समय किसी भी फ्लाइट के लिए सबसे खतरनाक समय होता है। इस समय विमान जमीन के बहुत पास होता है, स्पीड अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुई होती और इंजन्स को मैक्सिमम पावर देनी पड़ती है। अगर इस समय कुछ गलत हो जाए तो पायलट के पास रिएक्ट करने के लिए बहुत कम समय होता है, कभी कभी सिर्फ कुछ सेकंड्स। फ्लाइट 171 के साथ यही हुआ। जब फ्यूल सप्लाई ब्रीफली रुकी तो इंजन्स की पावर तुरंत कम हो गई, विमान ऊपर जाना बंद हो गया और नीचे गिरने लगा। पायलट एक्सपीरियंस थे, लेकिन समय इतना कम था कि कुछ नहीं किया जा सका। इन्वेस्टिगेटर्स ने कई पॉसिबिलिटीज पर काम किया। पहली पॉसिबिलिटी थी मैकेनिकल फेलियर, क्या स्विचेस में कोई खराबी थी जिससे वे खुद ब खुद बंद हो गए। दूसरी पॉसिबिलिटी थी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ। तीसरी पॉसिबिलिटी थी ह्यूमन एरर, क्या पायलट ने गलती से स्विचेस को टच कर दिया। और चौथी पॉसिबिलिटी थी डिजाइन फ्लॉ, क्या बोइंग 787 के डिजाइन में ही कोई कमी थी। इन्वेस्टिगेशन अभी भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन सबका फोकस फ्यूल कंट्रोल सिस्टम पर है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक बहुत मॉडर्न और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये फ्यूल एफिशिएंट है और इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। 2011 से लेकर इस एक्सीडेंट तक 14 सालों में दुनिया भर में हजारों 787 फ्लाइट्स उड़ी और कभी कोई फेटल एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये पहली बार था, इसलिए पूरी एविएशन इंडस्ट्री शॉक थी। सवाल था, अगर ये इतना सेफ एयरक्राफ्ट है तो फिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और इंटरेस्टिंग बात हुई। भारतीय इन्वेस्टिगेटर्स और अमेरिकी इन्वेस्टिगेटर्स के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट देखने को मिले। दोनों टीम्स एक्सीडेंट के कॉज को लेकर अलग-अलग कंक्लूजन्स पर पहुंच रहे थे। ये अनयूजुअल है क्योंकि नॉर्मली इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस में अच्छा कोऑपरेशन होता है, लेकिन इस केस में शायद इसकी सेंसिटिविटी के कारण कुछ टेंशन्स थे। कुछ रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि अमेरिकी साइड कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल इश्यूज पर फोकस कर रहा था, जबकि भारतीय साइड कुछ अलग फैक्टर्स देख रहा था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया। उन्होंने फ्लाइट के हर सेकंड का डेटा देखा, इंजन का टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, हर चीज। कॉकपिट में पायलट्स की हर बातचीत सुनी, उस दिन के वेदर कंडीशंस चेक किए, एयरक्राफ्ट की पूरी मेंटेनेंस हिस्ट्री देखी, क्रू की ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स एग्जामिन की, यहां तक कि पास्ट में दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ ऐसी कोई सिमिलर इंसिडेंट्स हुई थी या नहीं, ये भी रिसर्च किया। एविएशन इन्वेस्टिगेशन में हर छोटी से छोटी डिटेल इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी चीज बड़े एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। इन्वेस्टिगेशन में हजारों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज किया गया। एक्सपर्ट्स ने कंप्यूटर सिमुलेशंस भी रन किए, मतलब उन्होंने कंप्यूटर पर यह रिक्रिएट करने की कोशिश की कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। ये सब इसलिए ताकि पक्के तौर पर पता लगाया जा सके कि एक्सीडेंट की असली वजह क्या थी, क्योंकि जब तक एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चलता तब तक फ्यूचर एक्सीडेंट्स को रोका नहीं जा सकता। ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इस एक्सीडेंट को समझने के लिए नहीं थी, इसका बड़ा पर्पस था एविएशन सेफ्टी को इंप्रूव करना। हर एक्सीडेंट से एविएशन इंडस्ट्री कुछ सीखती है और सेफ्टी मेजर्स को बेहतर बनाती है। 242 फैमिलीज ने अपने प्यारे लोगों को खो दिया। कुछ लोग लंदन में नई जॉब ज्वाइन करने जा रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जा रहे थे, कुछ फैमिलीज अपनी वेकेशन पर जा रहे थे। सबके सपने थे, प्लान्स थे, एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। ग्राउंड पर जो 19 लोग मारे गए, उनमें ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स थे, यंग लोग जिनके आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी। गवर्नमेंट ने हर फैमिली को फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन अनाउंस किया। एयर इंडिया ने भी सपोर्ट का वादा किया, लेकिन पैसा उस दर्द को कम नहीं कर सकता जो इन फैमिलीज को हुआ। मीडिया ने इस ट्रेजेडी को एक्सटेंसिवली कवर किया। न्यूज चैनल्स पर दिन रात डिस्कशंस चल रहे थे। एविएशन एक्सपर्ट्स को स्टूडियोज में बुलाया गया जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग अपने थॉट्स शेयर कर रहे थे। कुछ लोग एविएशन सेफ्टी को लेकर कंसर्न थे, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या फ्लाइंग सेफ है। एयरलाइंस और एविएशन अथॉरिटीज को यह समझाना पड़ा कि ये एक एक्सेप्शनल इंसिडेंट था और ओवरऑल एविएशन बहुत सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और थ्योरी सामने आई है कि कैप्टन ने शायद जानबूझकर ये क्रैश किया, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। थ्योरी के पीछे क्या एविडेंस है? दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस 1 सेकंड के अंदर एक के बाद एक कट ऑफ पोजीशन में मूव हो गए थे। ये स्विचेस मैन्युअली ऑपरेटेड होते हैं, खुद ब खुद मूव नहीं हो सकते।
कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट ने दूसरे से पूछा, "Why did you cut off?" और दूसरे ने जवाब दिया, "I did not do so." फ्यूल कट ऑफ एग्जैक्टली उस टाइम हुआ जब रिकवरी इम्पॉसिबल हो गई थी, टेक ऑफ के सिर्फ कुछ सेकंड्स बाद। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगनाथन ने कहा कि फ्यूल स्विचेस को मैन्युअली करना पड़ता है, ये एक्सीडेंटली नहीं हो सकता। इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने कहा कि देयर इज एब्सोल्युटली नो बेसिस फॉर सच अ क्लेम। कैप्टन के फादर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है इन्वेस्टिगेशन को पायलट फॉल्ट एंगल से रोकने के लिए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद पायलट ने गलती से लैंडिंग गियर के बजाय फ्यूल स्विचेस को टच कर दिया, मसल मेमोरी एरर। बोइंग ने कुछ साल पहले एक सर्विस बुलेटिन इशू किया था फ्यूल कंट्रोल स्विचेस के प्रॉपरली लॉक ना होने को लेकर। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने फर्मली कहा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और फाइनल कॉज अभी डिटरमिन नहीं हुआ है। उन्होंने मीडिया को सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर रिलाई करने को कहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकन ऑफिशियल्स का मानना है कि एविडेंस पायलट सुसाइड की तरफ पॉइंट करता है, जबकि इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स की अलग व्यू है। इस पूरी कहानी के बाद कुछ सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर फ्यूल कंट्रोल स्विचेस मैन्युअली मूव हुए तो कैसे दोनों एक साथ मूव हो गए? ये कोइंसिडेंस हो सकता है या डेलिब्रेट एक्शन था? बोइंग 787 जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में क्या ऐसी सेफ्टी सिस्टम नहीं होनी चाहिए जो एक्सीडेंटली या इंटेंशनली फ्यूल कट ऑफ को टेक ऑफ के क्रिटिकल मोमेंट्स में प्रिवेंट करे? कॉकपिट में व्हाई डिड यू कट ऑफ, ये सवाल क्यों पूछा गया? क्या पायलट सुसाइड थ्योरी को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या ये पायलट्स की रेपुटेशन को अनफेयरली डैमेज कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए? पब्लिक को सब कुछ बताना चाहिए या कुछ चीजों को सेंसिटिव रखना चाहिए? मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग पायलट्स के लिए कितनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए? क्या करंट सिस्टम काफी है? अगर ये पायलट एरर था, इंटेंशनल या एक्सीडेंटल, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एयरलाइन, ट्रेनिंग सिस्टम या इंडिविजुअल पायलट? अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके क्या विचार हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सेफ ट्रैवल्स और अपने लव्ड वंस को हमेशा याद रखें। थैंक यू।